नए मेहमान नामक एकांकी हिंदी का एक बहुचर्चित एवं उद्देश्यपूर्ण व्यंग्य एकांकी है। इस एकांकी की रचना हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार पंडित उदयशंकर भट्ट ने की है। 20वीं शताब्दी के 7वें दशक तक अपने लेखन में सक्रिय रहने वाले हिंदी के एकांकीकारों में पंडित उदयशंकर भट्ट की पहचान एक सफल और प्रयोगधर्मी रचनाकार के रूप में सुविख्यात है। पंडित उदयशंकर भट्ट हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध रचनाकार हैं, जिन्होंने हिंदी की अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया है। वे एक सफल नाटककार, एकांकीकार, उपन्यासकार, निबंध लेखक और कवि के रूप में विख्यात हैं। हास्य व्यंग्य की विधाओं के अतिरिक्त सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भों में उनकी रचनात्मक दृष्टि यथार्थवादी रही है। यही कारण है कि उन्होंने एक सफल एवं सजग रचनाधर्मी के दायित्व का निर्वाह करते हुए सभी विधाओं में वर्तमान जीवन की यथार्थता को उद्घाटित किया है। उनका संपूर्ण साहित्य उद्देश्यपूर्ण एवं युगानुकूल है। 50 वर्षों के अपने दीर्घ लेखन काल में आपने 6 उपन्यास, 11 काव्य संकलन, एक निबंध संग्रह तथा 5 पुस्तकों के संपादन के अतिरिक्त अनेक पूर्णकालिक नाटकों एवं एकांकियों का अवदान हिंदी साहित्य को दिया है। बहुमुखी प्रतिभा के समर्थ साहित्यकार पंडित उदयशंकर भट्ट की रचनाओं में तत्कालीन साहित्यिक मूल्यगत और शैलीगत परिवर्तनों के नवोन्मेष की अनुगूंज विविध प्रयोगों के माध्यम से परिलक्षित होती रही है। इन नवोन्मेषी प्रयोगों का सीधा प्रभाव आपके नाट्य रचनाधर्मिता पर पड़ा है। आप न तो साहित्य की किसी एक विधा से बंध कर रहे और न ही किसी विधा में एक ही रंग की रचनाएं आपने लिखी। नवोन्मेषी सृजनात्मकता का जो रूप आपके साहित्य में दृश्यमान होता है, वह उन चरित्रों के द्वारा उत्पन्न होता है जिन्हें आपने अपनी अनुभव दृष्टि और अद्भुत वर्णन शैली द्वारा प्रस्तुत किया है। आपने अपनी रचनाओं के चरित्रों को एक उस कुशल शिल्पी की भांति सूक्ष्मतम दृष्टि से तराशा है, जिसकी एक एक रेखाओं से उस शिल्पी की संघर्षशीलता का प्रमाण परिलक्षित होता है। पंडित उदयशंकर भट्ट का जन्म उत्तर प्रदेश के इटावा नगर में अपने ननिहाल में 3 अगस्त सन 1898 को हुआ था। आपके पूर्वज गुजरात के सिंहपुर से आकर इंदौर नरेश के न्यायाधीश नियुक्त होकर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के कर्णदास ग्राम में बस गए थे। घर का वातावरण सुसंस्कारित एवं संस्कृत भाषी था। आपके पिता पंडित मेहता फतेह शंकर भट्ट अंग्रेजी पढ़े लिखे थे, फिर भी वे संस्कृत निष्ठ थे। उन्होंने ब्रज भाषा में कवित्व सवैयों की रचना की थी और कभी कभी काव्य की गोष्ठियों में भी वे अपनी रचनाओं का पाठ करते थे। पंडित उदयशंकर जी को भी इन्हीं गोष्ठियों से साहित्य लेखन की प्रेरणा मिली। 13 वर्ष की अवस्था में ही आप माता और पिता की मृत्यु के पश्चात उनके प्यार से वंचित हो गए और अपने पितामह पंडित दुर्गाशंकर के संरक्षण में इटावा में रहने लगे। आपने संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी की शिक्षा इटावा में प्राप्त की और सन 1923 में जीविका की खोज में लाहौर चले गए। आपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से बीए, पंजाब से शास्त्री और कलकत्ता से काव्य तीर्थ की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। आप लाहौर में सुप्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लाला लाजपत राय के नेशनल कॉलेज में अध्यापक बने। वहां आपने क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह, सुखदेव के अतिरिक्त प्रसिद्ध हिंदी उपन्यासकार यशपाल को भी पढ़ाया। इसके पश्चात आप लाहौर के खालसा कॉलेज और सनातन धर्म कॉलेज आदि में अध्यापन करते रहे। अध्यापन काल में ही आप में नाटक लिखने की रुचि विकसित हुई और सन 1921-22 में आपने असहयोग और स्वराज्य तथा चित्तरंजन दास शीर्षक से नाट्य रचनाएं लिखीं और उन्हें मंच पर प्रस्तुत भी किया। इसके पूर्व आप ब्रजभाषा में कविताएं लिखना प्रारंभ कर चुके थे।
तीसरे दशक में आप कांग्रेस द्वारा संचालित स्वतंत्रता आंदोलनों में भी सहभागी होते रहे और इस अवधि में सशस्त्र क्रांति की चेष्टा करने वालों से भी आपका संपर्क रहा। सन 1947 में देश विभाजन के उपरांत आप लाहौर छोड़कर दिल्ली चले आए और देश को स्वतंत्रता मिलने के पश्चात आप आकाशवाणी में सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए। कुछ वर्षों के उपरांत आप आकाशवाणी के नागपुर और जयपुर केंद्रों में प्रोड्यूसर के पद पर कार्य करते रहे। सेवामुक्त होने पर अपने जीवन के अंतिम दिनों में आप स्वतंत्र रूप से अपने घर पर ही लेखन कार्य करते रहे। 28 फरवरी सन 1966 में 69 वर्ष की आयु में आपका निधन हो गया। पंडित उदय शंकर भट्ट ने सन 1917 से 19 वर्ष की अवस्था में अपने साहित्यिक जीवन का प्रारंभ काव्य रचना से किया। उसके पश्चात सन 1921-22 से आप नाट्य लेखन में प्रवृत्त हुए। सन 1929 में आपने तक्षशिला नामक एक आख्यानक काव्य की रचना से अपने साहित्यिक जीवन का आरंभ किया, जिसे उस समय पुरस्कृत भी किया गया था। उसके पश्चात आपके द्वारा लिखी गई कविताओं के लगभग 11 संकलन निकले, जिनमें प्रमुख हैं राका, मानसी, विसर्जन, युगदीप, अमृत और विष, यथार्थ और कल्पना तथा अंतर्दर्शन आदि। अंतर्दर्शन के पूर्व की आपकी काव्य रचनाओं में छायावादी भावुकता का स्वर मुखरता से अभिव्यंजित हुआ है। सन 1948 में आपने एक खंड काव्य विजय पथ की रचना भी की। पंडित उदय शंकर भट्ट ने लगभग 6 उपन्यास लिखे हैं, जिनमें वह जो मैंने देखा, जिसका नया नाम, एक नीड़ दो पंछी एक संस्मरणात्मक रचना है। एक अन्य रचना नए मोड़, जिसका नवीन संस्करण डॉक्टर शेफाली के नामकरण से प्रकाशित हुआ, में एक दृढ़ चरित्र वाली कर्तव्यपरायण एवं जनसेवा में व्यस्त रहने वाली नवयुवती की जीवन गाथा है। सागर, लहरें और मनुष्य में मुंबई के पास वर्सोवा में रहने वाले मछुआरों के जीवन का चित्रण है। लोक परलोक में ग्रामीण जीवन पर पाश्चात्य सभ्यता के बढ़ते हुए दुष्प्रभाव का चित्र है। शेष अशेष में साधुओं और सन्यासियों के जीवन का प्रकृतिवादी दृष्टिकोण से चित्रण हुआ है। पंडित उदय शंकर भट्ट को रंगमंच और रेडियो दोनों की शिल्प विधि का पूरा ज्ञान था। यही कारण है कि आपकी नाट्य और एकांकी रचनाओं में रेडियो और रंगमंच की आवश्यकता के अनुरूप रचना शिल्प प्रयोग का अनुवर्तन पूर्ण परिपाक के साथ परिलक्षित हुआ है। आपने अनेक पूर्णकालिक नाटक लिखे हैं, जिनमें ऐतिहासिक, सामाजिक और पौराणिक कथाओं पर कथ्य और शिल्प की दृष्टि से आपने नाट्य शैली के अनेक प्रयोग किए हैं। इन नाटकों में विक्रमादित्य, दाहर अथवा सिंधपतन, मुक्तिपथ, शक विजय, अम्बा, सागर विजय, कमला, अंतहीन अंत, क्रांतिकारी, नया समाज तथा पार्वती आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। इसके अतिरिक्त अशोकवन वंदिनी में भट्ट जी ने 4 पद्य नाटक प्रस्तुत किए हैं, सीता, संत तुलसीदास, गुरु द्रोण तथा अश्वत्थामा। भट्ट जी की साहित्यिक प्रतिभा उनके भावनाट्य अथवा गीतिनाट्य मत्स्यगंधा, विश्वामित्र, राधा, कालिदास और एकला चलोरे में विशेष रूप से निखार के साथ प्रकट हुई है। ये रचनाएं काव्यात्मक, गीतात्मक, भावानुकूल, आलंकारिक और प्रतीकात्मक होने के साथ साथ अपने भाषा सौष्ठव से परिपूर्ण हैं, किंतु तीव्र नाटकीयता, गहन संघर्ष और सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के अभाव में इन्हें श्रेष्ठ रंगमंचीय नाट्यकृतियाँ नहीं कहा जा सकता। एकांकीकार के रूप में पंडित उदय शंकर भट्ट एक सफल रंगमंचीय एवं रेडियो एकांकी रचनाकार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। आपके एकांकियों में रेडियो और रंगमंच का मिला जुला रूप
देखने को मिलता है। आपने पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, समस्या प्रधान, प्रतीकात्मक, हास्यपूर्ण और रहस्यात्मक आदि सभी प्रकार के एकांकी लिखे हैं। इन एकांकियों में वैदिक युग की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से लेकर आज तक की ज्वलंत समस्याओं तक का चित्रण है। आदिम युग से संबंधित आपके एकांकी आपको अनुसंधाता के रूप में उपस्थित करते हैं। आपके ऐतिहासिक एकांकियों में युग विशेष की दुर्बलताओं का उद्घाटन है, जबकि आज के जीवन का चित्रण करने वाले एकांकी सामाजिक विकृतियों और विद्रूपताओं से बचने का संकेत करते हैं। आपकी एकांकी रचनाओं के अनेक संग्रह प्रकाशित हुए हैं। इनमें स्त्री का हृदय, आदिम युग, धूमशिखा, पर्दे के पीछे, अंधकार और प्रकाश, समस्या का अंत, आज का आदमी, अभिनव एकांकी तथा अस्तोदय आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। आपके बहुचर्चित एकांकियों में दुर्गा, नेता, 1935, वर निर्वाचन, नई बात, बाबूजी, पर्दे के पीछे, एक ही कब्र में, नए मेहमान, सेठ लापचन, 10,000 तथा आदिम युग आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। पंडित उदय शंकर भट्ट का संपूर्ण साहित्य रचनावली के 4 भागों में उपलब्ध हो गया है। नए मेहमान नामक एकांकी पंडित उदय शंकर भट्ट का एक बहुचर्चित एकांकी है, जिसमें महानगरीय आधुनिक शिष्टाचार के बनावटीपन और तथाकथित सामाजिकता पर व्यंग किया गया है। इस एकांकी में एक सामान्य गृहस्थ की अतिथि समस्या का विवेचन वर्णित है। भारतीय संस्कृति में अतिथियों को विशेष सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। कहा भी गया है कि अतिथि देवो भव, किंतु आज के समय में जब व्यक्ति की व्यस्तताएं बढ़ जाती हैं, जीवन यापन के आर्थिक संसाधन सिमट जाते हैं, परिवार में अधिक बच्चों के आने से पारिवारिक संकट बढ़ जाते हैं, रहने के लिए छोटे छोटे मकान होते हैं, पड़ोसियों का व्यवहार सहयोगपूर्ण नहीं होता है, परिवार में किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है, या फिर गर्मी या बरसात या ठंड जैसे मौसम सीमित आय और सीमित साधनों वाले व्यक्तियों की परीक्षा लेते हैं। ऐसे समय कुछ समय यदि आपके घर में कोई अयाचित मेहमान आ जाता है, तो उस समय जो समस्या उत्पन्न होती है वह नए मेहमान जैसे एकांकी की रचना का आधार बनती है। यह तो सर्वज्ञात है कि आज के समय में किसी भी बड़े अथवा छोटे नगर में आवास की समस्या इतनी अधिक बढ़ गई है कि अचानक किन्हीं अपरिचित अतिथियों के अकस्मात आ जाने से अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इस एकांकी में रचनाकार ने मेहमानों की इसी समस्या को केंद्र में रखकर परिवार के परिजनों, पड़ोसियों और मेहमानों पर अच्छा खासा व्यंग किया है। एक ओर यह हास्य एकांकी है, तो दूसरी ओर यह एक मनोरंजक समस्या एकांकी है, जिसमें कहीं पड़ोसियों पर व्यंग किया गया है, कहीं अयाचित मेहमानों पर व्यंग किया गया है और कहीं गृहस्वामिनी की मानसिकता पर भी व्यंग किया गया है। परंपरा के अनुसार हिंदी साहित्य में एकांकी की समीक्षा करने के लिए प्रमुख रूप से निम्नांकित 6 बिंदुओं पर विचार किया जाता है। ये बिंदु हैं कथावस्तु, पात्र एवं चरित्र चित्रण, कथोपकथन, संकलन त्रय, भाषा शैली और उद्देश्य। इनके अतिरिक्त आजकल रंगमंचीयता पर भी विचार किया जाने लगा है। कथावस्तु के अंतर्गत सबसे पहले कथा की ऐतिहासिकता के आधार पर विचार किया जाता है। कथावस्तु की ऐतिहासिकता के 3 आधार होते हैं: प्रख्यात, उत्पाद्य और मिश्र। नए मेहमान नामक एकांकी की कथावस्तु उत्पाद्य है। एकांकी की कथा में आधिकारिक कथावस्तु नहीं होती, उसके स्थान पर किसी प्रासंगिक कथा को ही कथावस्तु का मुख्य आधार बनाया जाता है। नाटक में कथावस्तु में कार्य की 5 अवस्थाएं होती हैं। ये अवस्थाएं हैं प्रारंभ, प्रयत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति और फलागम। किंतु एकांकी में संपूर्ण कथानक प्रायः एक या कभी कभी
2 दृश्यों में संपन्न होता है। इसलिए उस समय कार्य का आरंभ और कार्य के अंत के बीच में कुछ ही दूरी का अंतर रहने से उसमें कार्य की अवस्था का लक्ष्य आकस्मिक रूप से चरम उत्कर्ष पर पहुंचना रहता है। इसे चरम विकास भी कहते हैं। इसलिए एकांकी की कथा वस्तु का संगठन इस कौशल के साथ किया जाता है कि उसमें एकाग्रता, उत्तेजना, सतर्कता और उद्देश्य की उन्मुखता आ जाती है। कथा वस्तु की इस संगठन क्रिया में आरंभ और प्रयत्न ये 2 ही कार्य की अवस्थाएं होती हैं और प्राप्त्याशा के पूर्व ही कार्य की समाप्ति हो जाती है। इसमें मुख और प्रतिमुख संधियों के बीच में दोनों कार्य की अवस्थाओं को रखा जाता है, जिससे तीव्रता से लक्ष्य की प्राप्ति होती है। यह लक्ष्य कार्य की परिस्थिति अथवा चरित्र की गति के अनुसार सुखांत या दुखांत होता है। सामान्यतः एकांकी में द्वंद्व की प्रधानता होने के कारण आरंभ, चरम विकास और फलागम जैसी कार्य की अवस्थाओं को आधुनिक एकांकियों के संदर्भ में स्वीकार किया गया है। नए मेहमान की कथा वस्तु महानगर दिल्ली में रहने वाले एक मध्यम वर्गीय साधारण परिवार से संबंधित है, जिसमें एकांकी का 45 वर्षीय नायक विश्वनाथ बहुत कम वेतन पर कहीं काम करता है और दिल्ली जैसे महानगर में किसी कृष्ण गली में एक छोटे से मकान में रहता है। उसकी सुशिक्षित एवं महत्वाकांक्षिणी पत्नी रेवती 3 बच्चों की मां है। गर्मी का समय है, इसलिए नीचे के कमरे में हवा के न आने से बहुत गर्मी होती है और ऊपर छत पर बहुत कम जगह होने और आसपास के मकानों से घिरे होने के कारण वहाँ भी हवा नहीं के बराबर आती है। पड़ोसी अपनी छत का उपयोग बच्चों को सोने के लिए नहीं करने देते हैं। उन पड़ोसियों का व्यवहार भी इन लोगों के साथ मित्रतापूर्ण नहीं है। रेवती गर्मी के कारण परेशान रहती है और बार बार कहती है कि गर्मी के कारण उसका सिर दर्द से फटा जा रहा है। घर में एक छोटा सा टेबल फैन नुमा पंखा है जो उसकी स्पीड बढ़ाने पर भी सदैव एक ही गति से चलता है। घर में ठंडे पानी के लिए फ्रिज जैसी कोई सुविधा नहीं है। घड़े का पानी प्रायः गर्म ही रहता है। ठंडे पानी पीने की इच्छा होने पर कभी कभी बर्फ बुलाकर प्यास बुझाई जाती है। रेवती और विश्वनाथ किसी तरह भयंकर गर्मी के बीच समय व्यतीत कर रहे हैं। उनका छोटा बच्चा भी बीमार है। चाहने पर भी वे कहीं दिल्ली से बाहर भी नहीं जा सकते। यदि बाहर गए तो पहले तो छुट्टी नहीं मिलेगी और यदि मिल भी गई तो बाहर होने वाले खर्च की व्यवस्था कैसे करेंगे। रेवती कहती है कि हम तो किसी तरह गर्मी के इस भीषण मौसम में इस मकान में रहकर समय निकाल रहे हैं, किंतु दुर्भाग्य से यदि यहाँ कोई मेहमान आ गया तो किस तरह उनकी व्यवस्था कर पाएंगे। कथा में द्वंद्व की स्थिति तब निर्मित होती है जब अचानक नन्हेमल और बाबूलाल नाम के कोई 2 अपरिचित व्यक्ति कार्यवश किसी छोटे कस्बे से दिल्ली जैसे बड़े नगर में रात्रि के समय पहुंचते हैं। उनको अपने गंतव्य स्थान का नाम अथवा पता कुछ भी ज्ञात नहीं है। वे अनुमान से एक ऐसे व्यक्ति विश्वनाथ के घर में प्रवेश करते हैं जिससे उनका अभी तक कोई परिचय नहीं था। वे बिजनौर के रहने वाले हैं और बहुत आत्मीयतापूर्वक विश्वनाथ से बात करते हैं। गृहस्वामी विश्वनाथ अपने पुत्र की बीमारी के कारण पहले से ही चिंतित है और ये अपरिचित मेहमान अपनी आवश्यकताओं की सूची बढ़ाते हुए बिना किसी औपचारिकता के नहाते हैं और खाने के लिए भी अपनी ओर से स्पष्ट आग्रह करते हैं। इन अयाचित मेहमानों के आने से रेवती बहुत असहज हो जाती है। वह बार बार कहती है कि गर्मी के कारण दर्द से उसका सिर फटा जा रहा है और वह किचन में जाकर इन मेहमानों के लिए भोजन बनाने की स्थिति में नहीं है। विश्वनाथ अपने घर आए इन 2 अपरिचित मेहमानों नन्हेमल और बाबूलाल से उनका परिचय पूछता है और बार बार यही पूछता है कि आखिर आपको जाना किसके घर था। बार बार वे दोनों चतुराई से बात को टालते हैं। उनमें से एक नन्हेमल जब नहाने के लिए छत पर जाता है
तो गंदा पानी पड़ोसी की छत पर डाल देता है, जिससे पड़ोसी आकर विश्वनाथ को खरी खोटी सुनाता है। बार बार पूछने पर अंततः नन्हेमल बताता है कि उन्हें बताया गया था कि स्टेशन से उतरकर सीधे रेलवे रोड पर चले जाना, वहाँ कृष्ण गली में वे रहते हैं। जब विश्वनाथ पूछता है कि कौन रहते हैं, और यहाँ तो इस शहर में 6 कृष्ण गलियाँ हैं, आपको कौन सी गली में किसके यहाँ जाना है? विश्वनाथ की बात सुनकर नन्हेमल बताता है कि उन्हें इसी कृष्ण गली में कवि या कविराज या कोई ऐसे ही वैद्य जी के यहाँ जाना था। जब विश्वनाथ कहता है कि मैं तो वैद्य जी नहीं हूँ, तब विश्वनाथ का लड़का प्रमोद कहता है कि पिछली गली में एक कविराज वैद्य रहते हैं। विश्वनाथ कहता है कि हाँ, कहीं आपको कविराज रामलाल वैद्य के यहाँ तो नहीं जाना था? नन्हेमल को याद आ जाता है और वे विश्वनाथ के पुत्र प्रमोद के साथ वहाँ से चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद रेवती कहती है कि अब जान में जान आई, हाय सिर फटा जा रहा है। इसी बीच नीचे से आवाज़ आती है, भले आदमी जाने कहाँ मकान लिया है, ढूंढते ढूंढते आधी रात होने आई। आवाज़ सुनकर पहले तो रेवती घबराती है कि अब कौन फिर से कोई नया मेहमान आ गया, किंतु जैसे ही उसे पता लगता है कि आने वाला और कोई नहीं, उसका अपना भाई है, तो तत्काल ही उसका सिर दर्द भी गायब हो जाता है और वह उसके लिए खाना बनाने के लिए तैयार हो जाती है। विश्वनाथ अपने नए मेहमान आगंतुक अर्थात अपने साले से कहता है कि तुम नहाने तो जाओ, और आगंतुक के जाते ही विश्वनाथ रेवती से पूछता है, कहो अब? रेवती बहुत सहज होकर कहती है, अब क्या, मैं खाना बनाऊंगी, भैया भूखे नहीं सो सकते। यही वह क्षण है जहाँ एकांकी चरम पर पहुंचकर समाप्त हो जाता है। एकांकी में यह तकनीक बहुत प्रभावी होती है जब एकांकी की समाप्ति के पूर्व जब रचनाकार द्वारा किसी पात्र के द्वारा कुछ ऐसी बात कहलवा दी जाती है जिससे एकांकी का पाठक या प्रेक्षक कार्य की अवस्थाओं में प्राप्त्याशा अर्थात चरम स्थिति की अवस्था में एकदम पटाक्षेप होने पर संपूर्ण घटनाक्रम पर सोचने के लिए विवश हो जाता है। पात्र संरचना एवं चरित्र चित्रण की दृष्टि से नए मेहमान एक सफल एकांकी है। सामान्यतः एकांकी में जितने कम पात्र होते हैं, घटनाओं का विकास और मुख्य पात्रों का चरित्र अधिक अच्छी तरह से उभर कर सामने आता है। नए मेहमान में कुल 7 पात्र हैं। इनमें विश्वनाथ और रेवती 2 मुख्य पात्र, नन्हेमल और बाबूलाल 2 सहयोगी पात्र एवं आगंतुक प्रमोद और किरण 3 प्रासंगिक पात्र हैं। 45 वर्षीय विश्वनाथ आलोच्य एकांकी का नायक है, जिसका शरीर गठा हुआ, रंग गेहुआ और उसके मुख पर गंभीरता का भाव विद्यमान है तथा व्यवहार में वह सुसंस्कृत है। किसी भी बात को बढ़ाने की अपेक्षा उसका समाधान खोजने में उसकी रुचि अधिक है। एक तरह से विश्वनाथ की स्थिति उस पेंडुलम की तरह है जो कभी अपनी पत्नी रेवती की बातों से डोलायमान हो जाता है तो कभी पड़ोसियों की बातों से। जब उसके घर गलती से नन्हेमल और बाबूलाल नामक 2 अयाचित मेहमान आ जाते हैं तो उसकी स्थिति उन मेहमानों और अपनी पत्नी के बीच सैंडविच जैसी हो जाती है। मेहमानों को वह अपने घर से भगा नहीं सकता और पत्नी को उनके लिए भोजन बनाने का दबाव डाल नहीं पाता। वह एक आदर्श पिता है जो अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है। जब गर्मी के कारण उसके बच्चे परेशान हो जाते हैं तो वह विचलित हो जाता है। पड़ोसियों से वह अच्छा संबंध रखना चाहता है, किंतु उसके पड़ोसी यह नहीं चाहते। वह अपनी पत्नी से प्रेम करता है और उसे उसके प्रति पूर्ण सहानुभूति है। आलोच्य एकांकी नए मेहमान की नायिका रेवती ठीक उसी तरह की स्त्री है जिस तरह किसी बड़े नगर की सामान्य स्त्रियां होती हैं। वह अपने पति और बच्चों से प्रेम करती है, किंतु बाहरी मेहमानों के आगमन को सहजता से स्वीकार नहीं कर पाती है। जब उसके घर गलती से नन्हेमल और बाबूलाल आते हैं, उस समय वह
सिर दर्द से पीड़ित हो जाती है। उस स्थिति में उसकी रुचि न तो उन मेहमानों की आवभगत में रहती है और न ही किसी अन्य कार्य में। विश्वनाथ के आग्रह करने पर भी वह उन मेहमानों के लिए खाना बनाने हेतु तैयार नहीं हो पाती, किंतु जैसे ही उसके घर उसी समय उसके भाई का आगमन होता है तो वह अपने भाई के द्वारा मना करने पर भी बिना किसी दबाव के सहजता से खाना बनाने के लिए उद्यत हो जाती है। रेवती के माध्यम से एकांकीकार पंडित उदय शंकर भट्ट ने नारी मनोविज्ञान का बहुत सुंदर और रोचक चित्रण किया है। कुछ अपवादों को छोड़कर सामान्यतः यह नारी मानसिकता की संवेदनशीलता का दिग्दर्शन है कि वह अपने पति के संबंधियों अथवा अन्य किन्हीं अभ्यागत अतिथियों की तुलना में अपने मायके वाले संबंधियों को अधिक महत्व देती है। यहाँ पर रेवती के भाई के आने पर उसका तथाकथित सिरदर्द भी गायब हो जाता है और उसकी सारी शिकायतें भी दूर हो जाती हैं। आलोच्य एकांकी के अन्य सहयोगी पात्र नन्हेमल और बाबूलाल बिजनौर के रहने वाले दो भोले भाले और सीधे साधे मेहमान हैं, जो गलती से सही पता न होने के कारण दिल्ली की कृष्ण गली की पिछली गली में रहने वाले कविराज रामलाल वैद्य के स्थान पर विश्वनाथ के घर आ जाते हैं और अपरिचित होने के बाद भी बहुत सहज और अनौपचारिक व्यवहार करते हैं। इस तरह के लोग अपने घर से बाहर निकलकर किसी अन्य सामान्य परिचित के यहाँ मेहमान बनने के लिए तो तत्पर हो जाते हैं, किंतु उनका सही पता और उनका नाम तक भी याद नहीं रख पाते और न ही उस व्यक्ति के यहाँ पहुँचने के लिए किसी परिचित की चिट्ठी वगैरह भी नहीं लाते हैं। इस कारण वे स्वयं तो परेशान होते ही हैं, साथ ही जिसके घर जाते हैं वह भी परेशान होता है। महंगाई के इस ज़माने में वैसे भी किसी के घर मेहमान बनकर जाना उस व्यक्ति को परोक्ष रूप से धर्म संकट में डालने के सदृश ही है। आगंतुक रेवती का भाई है और व्यावहारिक तथा समझदार है। प्रमोद और किरण विश्वनाथ के आज्ञाकारी और समझदार बच्चे हैं। इन तीनों पात्रों की उपस्थिति नाटक की गति को तीव्रता प्रदान करने की दिशा में सहयोगी तत्व के रूप में है। आगंतुक की उपस्थिति कथा को एक रोचक बिंदु पर पहुंचा देती है, जिसके कारण कथा के समापन के पूर्व व्यंजना की स्थिति निर्मित हो जाती है। एकांकी में पड़ोसी की उपस्थिति सामान्य पड़ोसियों जैसी ही है, खासकर उन पड़ोसियों जैसी जो केवल अपने बारे में सोचते हैं, अपनी बगल में रहने वाले पड़ोसियों के बारे में नहीं। समग्र रूप से नए मेहमान में पात्र संयोजना और चरित्र विधान बहुत सुलझावा, प्रासंगिक और प्रभावपूर्ण है। ये सारे पात्र सहज प्रतीत होते हैं। इस कार्यक्रम में नए मेहमान नामक एकांकी के रचनाकार पंडित उदय शंकर भट्ट के जीवन एवं उनके कृतित्व का परिचय दिया गया है। इसके साथ ही नए मेहमान नामक एकांकी की समीक्षा के अंतर्गत एकांकी की कथावस्तु और पात्रों के चरित्र चित्रण पर भी विचार किया गया है। कार्यक्रम के अगले भाग में नए मेहमान नामक एकांकी का कथोपकथन, संकलन त्रय, भाषा शैली, उद्देश्य और रंगमंचिता के आधार पर समीक्षा करने के पश्चात एकांकी के चयनित महत्वपूर्ण गद्यांशों की व्याख्या प्रस्तुत की जाएगी।